नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। 2020 में भारत दुनिया सबसे युवा आबादी वाला देश बनेगा। 2020 भारत में 40.4 करोड़ लोग 15 से 34 साल के बीच होंगे और इसी वक्त देश में करीब 2.5 करोड़ छात्र ग्रेजुएट हो रहे होंगे, जबकि अमेरिका में इससे कम छात्र ग्रेजुएट होंगे। लेकिन इनमें से कितनों को एक अच्छी नौकरी मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इंजीनियरिंग हो या मेडिकल, सीट्स की मारामारी अभी से इतनी है तो सोचिए कि 4 साल बाद क्या होगा। हायर एजुकेशन के लिए करीब 1 करोड़ छात्र कॉलेज में बिना सीट के रह जाएंगे। विडंबना तो ये है कि 12वीं में 90% मार्क्स आने के बावजूद इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। ऐसे में या तो किसी छोटे मोटे कॉलेज में दाखिल होकर अपना भविष्य चौपट करें या किसी अनचाहे विषय को लेकर बेमन की पढ़ाई कीजिए। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो अमेरिका के टॉप कॉलेज में पढ़ाई करने का रास्ता भी खुला है और इसके लिए आपको किसी खजाने की ज़रूरत नहीं होगी। मनी गुरु के इस स्पेशल एडिशन में हम आपको बताएंगे कि देश में 90% मार्क्स के बावजूद आपको किसी कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता। इन्हीं मार्क्स की बदौलत आप यूएस की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकते हैं। जी हाँ, कैसे करेंगे अमेरिका में अपनी पढ़ाई का सपना पूरा, हम आज मनी गुरु के इस एडिशन में यही बात करेंगे। खास मेहमान है हमारे साथ एक्सपर्ट शिरीष गुप्ता। शिरीष, वेलकम टू मनी गुरु। थैंक यू। मार्क्स की टेंशन अक्सर स्टूडेंट्स में रहती है जब वो हायर एजुकेशन का प्लान करते हैं। एज कम्पेयर्ड टू इंडिया, आपको क्या लगता है कि यूएस में एजुकेशन क्यों की जाए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूएस जो है एक बहुत अच्छा स्टडी डेस्टिनेशन है। इनफैक्ट यूएसए के अंदर मोर देन 4000 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो किसी भी स्टूडेंट को अपने टाइप की यूनिवर्सिटी मिलना बहुत आसान रहता है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है एजुकेशन, वो वहाँ बहुत फ्लेक्सिबल है। सो इनफैक्ट अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अगर इंजीनियरिंग साइंस लेने के बाद भी इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं, तो क्रॉस स्ट्रीम एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, वो चीज़ वहाँ पे पॉसिबल है। फ्लेक्सिबल है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। तो अगर आप अपने एजुकेशन के बाद जॉब्स वगैरह लेना चाहते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। और ऐसा भी कहा जाता है शिरीष, ये कितनी हद तक सही है कि यूएस में अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिर्फ मार्क्स ही उसका बेस नहीं है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड, सब कुछ मैटर करता है। क्या ये सही है? बिल्कुल। यूएस में सिर्फ मार्क्स नहीं देखे जाते। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में कट ऑफ लिस्ट निकलती है और 90% से ऊपर भी अगर आप मार्क्स लाते हैं तो एडमिशन गारंटी नहीं है। यूएस में एक ओवरऑल प्रोफाइल देखी जाती है। आपका एकेडमिक्स जो है वो एक लेवल तक मायने रखता है, बट अगर आप 75-80% लेवल स्टूडेंट भी हैं तो भी आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। उसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी, आपकी प्रोफाइल, अगर आपने क्या किया है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वो सारी चीज़ें मायने रखती हैं अगर आप देखें तो। चलिए, आपने प्रोफाइल की शिरीष यहाँ पर बात की है, तो प्रोफाइल अपना किस तरीके से तैयार करना चाहिए और अपने प्रोफाइल में किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए? देखिए, प्रोफाइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी, स्पेसिफिकली यूएस कॉलेजेस की बात करते हैं तो वो ये देखना चाहते हैं कि आप कितने इन्वॉल्व हैं। अगर लेट्स से अगर आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं या आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो आपने उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें करी हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही में अगर एक ओवरऑल पर्सनालिटी की हम बात करें तो कम्युनिटी सर्विस एक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये देखना चाहते हैं कितना इन्वॉल्व हैं चीज़ों को लेके। इसके अलावा अगर आप किसी स्पोर्ट्स, आप कोई अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हैं तो ज़रूर खेलें। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स से मैं मिलता हूँ जो कहते हैं कि मैंने 11th एंड 12th में आने के बाद स्पोर्ट्स खेलना छोड़ दिया है। हम काफ़ी अच्छे नेशनल लेवल तक खेले में, लेकिन हमने वो छोड़ दिया मार्क्स के लिए। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं तो एक ओवरऑल प्रोफाइल के हिसाब से आई थिंक काफ़ी वो है। और अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे चुनाव किया जाए कि वहाँ पर किस यूनिवर्सिटी के लिए आपको कौन सा एग्जाम वहाँ देना है, किस तरीके से वहाँ अप्लाई करना है? राइट। सो एप्लीकेशन के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं। अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जाना चाहते हैं, जो कि आपका एक आफ्टर 12th की क्लास के बाद होता है, तो सैट का एग्ज़ाम या ACT का एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम होता है जो आपको देना होता है। साथ ही में IELTS या TOEFL जो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं, वो देना मैंडेटरी होता है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जाना चाहते हैं तो GRE या GMAT। तो GRE बेसिकली टेक्निकल कोर्सेज, MS रिलेटेड कोर्सेज के लिए होता है, और अगर आप MBA करना जाना चाहते हैं तो जनरली GMAT। सो ये कुछ कोर्सेज हैं, ये कुछ एग्जाम्स हैं जो कि आप दे के आप अपना बाहर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि यूएस में जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन शिरीष ले रहे हैं तो जो आपका एप्लीकेशन होता है वो भी ज़्यादा, आपको उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है।
तो उसको इतना इम्पोर्टेंट किस तरीके से बनाया जाना चाहिए, उसमें क्या कुछ इंक्लूड करना चाहिए? सो एप्लीकेशंस पे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें समझना चाहिए कि वो कंपोनेंट्स क्या हैं। इंडिया में अगर आप अप्लाई करते हैं तो एक आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा और आपकी एप्लीकेशन चली गई, वहाँ पे थोड़े और कंपोनेंट्स होते हैं साथ में। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपके एसेज या फिर जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सो ये एक बेसिकली आप ये बताते हैं कि आप उन यूनिवर्सिटीज़ में क्यों जाना चाहते हैं या वो आपको क्यों लें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे के टॉपिक्स देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको अपने आप एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है। सो एक ये कंपोनेंट है। इसके अलावा आपका एकेडमिक से रिलेटेड आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जनरली आपके टीचर्स या आपके प्रोफेसर्स लिखते हैं, या अगर आप MBA करने जाना चाहते हैं तो वो आपके जॉब के जो आपके सुपरवाइज़र हैं या आपकी कंपनी से वो लिखते हैं। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है जिसके अंदर आप बेसिकली आप अपना एप्लीकेशन में आपको इंपॉर्टेंट है। साथ में आपके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स हो गए जो कि अगर आपने स्कूल या कॉलेज की एजुकेशन कर रखी है उससे रिलेटेड होता है, और एक ओवरऑल प्रोफाइल जिसके अंदर आपका रेज्यूमे जो कि आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ करी हैं ड्यूरिंग योर एजुकेशन इन इंडिया, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। तो ये कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं, अगर आप इनको ठीक से करें तो डेफिनेटली एक अच्छी एप्लीकेशन। चलिए एप्लीकेशन फॉर्म के कंपोनेंट्स यहाँ पर हमने जाने, लेकिन शिरीष कैसे पता लगेगा कि अप्लाई कब करना है, कितने समय पहले यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, और कैसे यूनिवर्सिटी की पूरी जानकारी निकाली जाए? देखिए, यूएस यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं तो उनका एप्लीकेशन टाइमलाइन 3 टाइम आप एक साल में एंट्री ले सकते हैं, जो कि हम बोलते हैं फॉल सेशन जो कि अगस्त सितंबर में स्टार्ट होता है, स्प्रिंग सेशन होता है जो जनवरी में होता है, और एक समर सेशन होता है जो कि मई में होता है। इनमें सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर जो आपका एडमिशन इनटेक है वो आपका फॉल सेमेस्टर रहता है जो कि अगस्त सितंबर में रहता है। तैयारी कैसे करें, कितने टाइम पहले करें? आप जनरली यूएस यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए कम से कम 1 साल पहले आप ज़रूर तैयारी करें। तो अगर कोई सितंबर 2017 में जाना चाहता है तो उसकी जो एप्लीकेशन है वो सितंबर 2016 से शुरू हो जाएंगी, मतलब 1 साल पहले। तो आप इसी तरीके से प्लान आउट करें। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं बेसिकली जहाँ पे आप ये देख सकते हैं। कॉलेज यूएस में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्योंकि इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है। सो जैसे हम लोग असिस्ट करते हैं, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, बट ये सब चीज़ें करके आप अपने आप एक प्रोफाइल, अपनी पोर्टफोलियो प्लस एक नॉलेज ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, 1 साल पहले यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, तो उम्मीद यही है कि जो स्टूडेंट शिरीष इस वक्त हमें देख रहे हैं वो प्रेशर में ना आ जाए कि 1 साल पहले ही आपको यहाँ पर प्रेशर की बात नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा एक स्मूथ प्रोसेस है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़ता है और एक अच्छे से आपको इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सो जैसे आप स्कूल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं वैसी ही प्रिपरेशन है। बाकी प्रेशर के आने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी बहुत टाइम है, आराम से प्रिपेयर करें। चलिए, जैसे आपने बताया शिरीष कि 1 साल पहले अप्लाई करना चाहिए, लेकिन अप्लाई कब करें? जैसे यहाँ पर अगर अप्रैल में एडमिशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो वहाँ पर कब अप्लाई, कौन से मंथ में करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे जो पॉपुलर इनटेक है वो अगस्त सितंबर है। सो जो डेडलाइंस वगैरह होती हैं वो 1 साल पहले से एप्लीकेशन शुरू हो जाती है। टाइमलाइन ये रहता है कि जैसे अगर सितंबर 2017 में जाने के लिए सितंबर 2016 से शुरू होता है, एप्लीकेशन का जो टाइमलाइन है वो सितंबर 2016 से लेकर ऑलमोस्ट मई 2017 पे रहता है, डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटीज़। शिरीष, स्कॉलरशिप हासिल करने का वहाँ क्या तरीका है? देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं यूएस में। वैसे अगर आप देखें तो देर आर ऑलमोस्ट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स। एक होती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, एक है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, और कुछ स्टूडेंट स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स होती हैं। सो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप बेसिकली आपके एकेडमिक्स के ऊपर होती है, प्लस इनफैक्ट अगर आपने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर रखा है तो उसके बेसिस पे आपको मेरिट मिलती है। नीड बेस्ड, जैसे कि नाम है इसका नीड, सो इफ़ यू थिंक अगर आपके पास इतने पैसे नहीं अफोर्डेबिलिटी के लिए, तो एक अलग से फॉर्म्स होते हैं जो आप फिलअप करके आप बता सकते हैं कि मेरी नीड है ये। जनरली सिंगल पेरेंट जो हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी रहती है। बाकी कुछ स्टूडेंट स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स रहती हैं जो कि रिलीजन, रेस या इसके ऊपर मिलती है। बाकी यूएस कॉलेजेस के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे हमने पहले बात करी, तो पब्लिक और स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज़ जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल और काफ़ी स्कॉलरशिप्स देती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। लेकिन डेफिनेटली एक रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि उनका कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, तो वो जानने के लिए और वो अप्लाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आर्थिक रूप से जो कमज़ोर छात्र होते हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत मायने रखती है, तो उनके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? जी ज़रूर, वही मैंने आपको कहा, जैसे नीड बेस्ड होती है। अगर
अगर जिसके पास जिसकी इतनी इनकम नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो यूएस में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स बोलते हैं। अगर स्टूडेंट की प्रोफाइल अच्छी है, एकेडमिक्स अच्छा है, तो उसको डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप मिल सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन नीड। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनको हम बोलते हैं नीड ब्लाइंड, मतलब कि अगर आपकी कितनी भी नीड हो वो आपको डेफिनेटली स्पॉन्सर करते हैं अगर आपकी प्रोफाइल और आपकी एप्लीकेशन उन्हें पसंद आई तो डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जहाँ पे आप जाके स्कॉलरशिप ले सकते हैं। और सब्जेक्ट्स के लिहाज से अगर बात की जाए तो क्या यूनिवर्सिटीज़ को कैटेगराइज किया जा सकता है? देखिए, डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारी सिर्फ कॉमर्स के ही बेसिक कोर्सेज में ज़्यादा मानी जाती है, ऑल्दो उसमें कुछ साइंस कोर्सेज भी हैं, लेकिन यूएस में जनरली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सारे ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे अगर हम MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड इनकी बात करते हैं, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपके पास साइंस कोर्सेज भी हैं, लॉ भी है, कॉमर्स भी है। सो देयर आर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जिसके अंदर ये सारी के सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। और स्टूडेंट वीज़ा, सबसे पहले जब आप बाहर पढ़ाई करने की सोचते हैं विदेश में, तो आपके जहन में वीज़ा के कॉम्प्लिकेशंस भी ज़रूर आते हैं, तो उनसे कैसे निपटा जाए और कैसे अप्लाई करना चाहिए स्टूडेंट वीज़ा के लिए? देखिए, स्टूडेंट वीज़ा एक बहुत सिंपल क्राइटेरिया है यूएस के लिए। यूएस के अंदर एक स्टूडेंट वीज़ा के लिए इंटरव्यू होता है। काफ़ी कंट्रीज़ में सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, लेकिन यूएस में आपका एक इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू के अंदर वो बेसिकली आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। प्रिपरेशन सिंपल है, आपके पास एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन आता है, तो यूएस के लिए आपको एक I-20 फॉर्म होता है, वीज़ा का फॉर्म। सो जब आप एक यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करते हैं तो आपको I-20 फॉर्म आपको लेना होता है। वो लेने के बाद आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए सिंपल रूल्स हैं कि आप ऑनलाइन फॉर्म्स फिलअप करें। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके आप ये वीज़ा की एक डेट लेते हैं। वो वीज़ा की आप जब डेट लेते हैं तो उसमें 2 डेट होती हैं। एक होती है जो कि आपको आपकी फिंगरप्रिंटिंग होती है और सेकंड आपकी एम्बेसी में आपका इंटरव्यू होता है। प्रिपरेशन ये है, बेसिक कुछ क्वेश्चंस हैं कि वाई आर यू गोइंग टू दिस यूनिवर्सिटी, आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। सो बेसिक प्रिपरेशन करें। एक अवेयरनेस ज़रूरी है कि आप क्यों जा रहे हैं। हमने कुछ एग्जाम्स की पहले बात करी, जैसे SAT है, GRE है, GMAT है, वो एग्जाम्स लें, एक पूरी प्रोफाइल तैयार करें, वीज़ा आराम से मिल जाता है। वीज़ा में ऐसी कोई दिक्कत। और पढ़ाई की क्राइटेरिया की अगर बात की जाए, इंडिया में अमूमन यही देखा जाता है हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कि आपका परसेंटेज कितना है, उसके बाद ही आपको सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं किसी भी स्ट्रीम में। तो यूएस में पढ़ाई का क्या क्राइटेरिया है? देखिए, वहाँ पे परसेंटेज डिपेंडेंट नहीं है, जिससे हमने पहले भी बात करी। ऐसा नहीं है कि अगर आपके 95% आए तो ही आप टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। 75, 80% ये काफ़ी अच्छी परसेंटेज है अगर आपकी बाकी ओवरऑल प्रोफाइल अच्छी है। जहाँ तक एडमिशन का क्राइटेरिया है, वो 4 मेन फैक्टर्स हैं जो हमने बात करी थी। फर्स्ट फैक्टर इज़ योर एकेडमिक स्कोर्स। सेकेंड फैक्टर है आपका टेस्ट स्कोर, जो हमने GRE, GMAT की बात करी या SAT की बात करी। थर्ड फैक्टर है आपकी प्रोफाइल और फोर्थ फैक्टर है आपकी एप्लीकेशन। इन चारों के अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है इन चारों एस्पेक्ट में, तो आपको डेफिनेटली अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छे कोर्सेज मिल सकते हैं। परसेंटेज ही सिर्फ ओनली क्राइटेरिया नहीं है एडमिशन का। चलिए, जैसा कि शिरीष आपने बताया, परसेंटेज ओनली क्राइटेरिया नहीं है और भी तमाम तरीके की तैयारी आपको यहाँ करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि उसको यूएस में आगे पढ़ाई करने जाना है, हायर स्टडीज करने जाना है, तो अपार्ट फ्रॉम परसेंटेज उसको अपनी पर्सनैलिटी में और किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से उसमें एनहांस करना चाहिए? सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं। पहले थोड़ा सा अपने आप से ही कुछ चीज़ें पूछें। आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं आगे जाके। प्लस आप धीरे धीरे अपनी प्रोफाइल में कुछ एड ऑन्स करें जो कि आप कह सकते हैं लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। टीम वर्क है आपका, सो आप डिफरेंट, चाहे आप स्कूल में हैं चाहे आप कॉलेज पे हैं, आप टीम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए, एक अच्छे टीम मेंबर बनिए। लीडरशिप क्वालिटीज़ जैसे मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके ऊपर ध्यान दें। प्लस अपनी प्रोफाइल में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐड ऑन करें, जैसे कम्युनिटी सर्विस हो गया या फिर कोई मेजर रिलेटेड प्रोजेक्ट है। कोई अगर बिजनेस मैनेजमेंट में जाना चाहता है तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर काम करें। कोई अगर टेक्निकल फील्ड में जाना चाहता है तो थोड़ा रिसर्च वर्क आप कर सकते हैं। बेसिकली ये सब चीज़ें हैं जो छोटी छोटी एस्पेक्ट आप ऐड ऑन कर सकते हैं प्रोफाइल में, ताकि आप बेटर यूनिवर्सिटी और बेटर आपको चांसेस मिले कॉलेज के लिए। जी, और अगर कॉमर्स और साथ ही साथ ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रीम हमको वहाँ पर उसमें पढ़ाई करनी हो, तो उसके लिए क्या कुछ खास यूनिवर्सिटीज़ हैं? डेफिनेटली कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे हम अगर हम आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ की बात करते हैं तो यूएस में लिबरल आर्ट कॉलेजेस करके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और स्पेशलाइज करती हैं आर्ट्स रिलेटेड प्रोग्राम्स में। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। बाकी जहाँ तक तैयारी है, तैयारी
अगर आप कॉमर्स में जाएं, साइंस में जाएं या आर्ट्स में जाएं, उसमें प्रोसेस यही रहता है। वही आपको सैट का एग्जाम देना है अगर आप 12th के बाद जा रहे हैं, वही आपको GRE GMAT देना है अगर आप अपने बैचलर्स के बाद जा रहे हैं। बाकी प्रोफाइल तो हर एक चीज़ के लिए आपको एडमिशन क्राइटेरिया रहता है। आर्ट्स के अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक पोर्टफोलियो हम लोग बोलते हैं। तो अगर आप कोई फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स में जाना चाहते हैं तो एक पोर्टफोलियो तैयार करें उस चीज़ के लिए। आप दिखाएं कि आपने क्या क्या डिज़ाइनिंग करी है, किस तरीके से आपने करी है, क्यों आपका इंटरेस्ट है ये। सो ये सब चीज़ें आप करें अगर आप जाना चाहते हैं। तो चलिए, अगर ह्यूमैनिटीज़ में भी पढ़ना चाहते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ना चाहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ना चाहते हैं और विदेश में जाकर ये सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई आप करना चाहते हैं, तो इतना मुश्किल अब नहीं है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस उसमें नहीं है। किस तरीके से आपको स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ का आपको चुनाव करना है, और हाँ, 1 साल पहले आपको इसके लिए तैयारी ज़रूर करनी होगी। शिरीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे जो स्टूडेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं उन तक पहुँचाने के लिए। तो फिलहाल मनी गुरु के स्पेशल एडिशन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाज़त।